हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? अ, लग रहा होगा आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। साथ ही आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि विंड पोयम का जो है एक्सप्लेनेशन वापस से दे दीजिए। हालांकि हम लोग ने क्लास में ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके डिमांड के अनुसार हम लेकर के आए हैं आज एक्सप्लेनेशन आपके बुक में से एक पोयम का, जिनका नाम है विंड। तो ये जो पोयम है, ये जो कविता है, इस कविता में कुछ नहीं, बस और बस हवा के बारे में बताया गया है कि हवा कितनी क्षति पहुंचा सकती है। उन सब के बारे में वर्णन किया गया है। एक तरफ ये दिखाया गया है कि कैसे हवा जो है क्षति पहुंचा सकता है, और दूसरा तरफ ये दिखाया गया है कि कैसे हम इन सारे चीजों से बच सकते हैं। ये क्षति पहुंचानी हवा से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और लास्टली हम ये भी सीखेंगे कि ये कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है। पहले तो हम कविता को एक्सप्लेन करेंगे, जो लिखा गया उसको एक्सप्लेन करूंगा, और उस कविता का समरी भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है हम ये भी आपको ज़रूर बताएँगे। तो चलिए, पोएम में जाने से पहले हम इस बात की ज़िक्र ज़रूर करें कि इस कविता के जो लिखने वाले हैं, जिनको हम पोएट कहते हैं, हम पोएट के बारे में ज़रूर पढ़ें, उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन्स आते हैं कि कभी-कभार आपको पोएट के बारे में लिखना होता है, पोएट के बारे में, राइटर के बारे में लिखना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो अबाउट योर पोएट एंड द राइटर्स। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे अबाउट द पोएट, दैट मीन्स यू शुड नो ऑल अबाउट योर पोएट आल्सो। तो ये जो कविता है विंड, ये कविता लिया गया है तमिल से। सबसे पहले ये कविता को लिखा गया था तमिल में, और बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो इन्हें हम बात करें, थोड़ा गहराई में जाए, तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले जो तमिल में जो इस कविता को लिखा गया था, उन्होंने लिखा था, जिसने लिखा था उसका नाम है सुब्रमण्यम भारती, जो कि अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना? इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तमिल में ये कविता का ज़िक्र किया था, और इनका नाम जो है सुब्रमण्यम भारती नहीं, लेकिन चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के नाम से जाने जाते थे। इनको जो है, या इनका पूरा नाम आप बोल सकते हैं चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती। इन्हें लोग जो है भारतीयार के नाम से भी जानते थे। ये ज़्यादातर तमिल सॉन्ग, मतलब तमिल कविताएँ लिखा करते थे। ये जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट मतलब जो तथ्यों को जमा करते हैं और जाकर के मतलब उसका विवरण करते हैं कभी-कभार, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, जिसको हम आजकल मीडिया के रूप में देखते हैं, ठीक है? मास मीडिया को रूप में जानते हैं। तो ये उस समय के पोएट थे, जब हमारा इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। जब हमारा इंडिया भी आज़ाद बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है? तो इनका जो, हालाँकि इनका पूरा नाम तो चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती है, लेकिन इसका जो पोएट नाम था, पोएट नाम कहने का मतलब जब ये कविता लिखते थे, वो अपना चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती बिल्कुल भी नहीं लिखते थे, वो सुब्रमण्य भारती ही लिखा करते थे। इनका जन्म 11 दिसंबर, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, 1882 को इतियापुरम में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 12 सितंबर 1921 चेन्नई में हुई। ठीक है? इसकी ये जो देख रहे हैं आप स्पाउस, ये इसकी पत्नी का नाम है, और इनकी ये बॉर्न ईयर है, और ये डेथ ईयर है। ठीक है? इनके पिताजी का नाम है चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम अय्यर, और इनके माताश्री का नाम है एकाकुम्मी अम्मल। लगभग इनकी जो डेथ होती है वो एट द एज ऑफ 39 में हो जाती है, जो कि काफ़ी अर्ली एज होता है। ख़ैर फ़िलहाल ये तो थे आपके एक पोएट, जिन्होंने इनिशियली सबसे पहले इस कविता को लिखा था तमिल में, लेकिन जो आपकी बुक में पाया जाता है इंग्लिश में, वो कविता लिखा गया था एक और कवि के द्वारा, जिनका नाम है ए.के. रामानुजन रामानुजन ए.के. रामानुजन के द्वारा ये कविता को ट्रांसलेट किया गया तमिल टू इंग्लिश। तो इनका जन्म से पहले आप इनके नाम को जान लीजिए। जो एके है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एके का पूरा नाम क्या है? एके का मतलब क्या होता है? यहाँ पर है एत्तिपाटे कृष्णास्वामी रामानुजन। एत्तिपाटे कृष्णास्वामी रामानुजन इसका पूरा नाम, इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 16 मार्च 1929 को, और डेथ इनकी जो है 13 जुलाई 1993 को हुआ है। ये जो है इंडियन पोएट के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने इंडियन लिटरेचर में और लिंग्विस्टिक में पीएचडी भी किया हुआ है। लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर कहने का मतलब है जो भी हिंदी या तमिल, जो भी उनका लिटरेचर होगा एज़ अपने हिसाब से, वो, और लिंग्विस्टिक मतलब भी वही लैंग्वेज, उसमें उन्होंने क्या किया था, पीएचडी करके रखा हुआ था। हमारा रामानुजन वाज़ आल्सो प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। शिकागो में वो जो है लिंग्विस्टिक के एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ठीक है? In 1976 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम पद्मश्री, एंड इन 1983 ही वाज गिवन द मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप सोलमन 1994 में। तो इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक 1976 में ही इसे जो पद्मश्री के
पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था और 1983 में जो है इसे मैक ऑर्थर प्राइज फेलोशिप भी दिया गया था और लास्टली जो है इसे सलमान का भी प्राइज जो है 1994 में दिया गया था। और इनकी जो है डेथ जो है काफ़ी मिस्टीरियस है। ये ज़्यादातर बहुत सारे आर्टिकल्स में हमें देखने को तो मिला है, लेकिन ये ज़िक्र सही तरीके से किया नहीं गया है, बताया नहीं गया है क्या उनमें रिएक्शन हुआ या क्या हुआ, मतलब सही तरीके से ज़िक्र नहीं किया गया है उनमें। लेकिन फिर भी ए.के. रामानुजन का जो डेथ होता है वो 13 जुलाई 1993 को होता है और वो शिकागो में होती है और कारण वो किसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थे और सर्जरी के दौरान ही जब उसे एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, तो उसी दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा गया है, बताया गया कि एनेस्थीसिया के किसी रिएक्शन की वजह से या ओवरडोज़ ओवरडोज़ तो नहीं कर सकते, बस एक्चुअली रिएक्शन होने की वजह से जो है बोला जाता है कि उनकी मौत हो गई। उसे सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, सर्जरी के लिए ये सर्जरी रूम में लेके जाना था और उसी दौरान जो है जब उनको एनेस्थीसिया दिया गया, उसी दौरान जो है उसकी डेथ हो जाती है और जब उसकी डेथ हो जाती है लगभग उसकी उम्र 70 साल की रहती है। तो ये थी आपके दोनों पोएट के बारे में। अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन हो कि आप किस पोएट के बारे में आप लिखें कि किसने ये लिखा है, तो आप दोनों के ही बारे में लिख सकते हैं, ये बेहतर होगा। कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट समथिंग अबाउट द पोएट ऑफ विंड पोएम, तो आप दोनों में से ही थोड़ा-थोड़ा कुछ बातों को आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक ने पहले तमिल में लिखा, दूसरे ने उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो आइए आगे अब हम चलते हैं अपने पोएम की तरफ। और पोएम में जो है आपका रेगुलर वर्सेस कंटिन्यूअली वो वर्स है वहाँ पे, मतलब कंटिन्यूअसली उसे लिखा गया, वो किसी तरह का स्टैंजा आपको वहाँ नहीं मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं फ्री वर्सेस पोएम। ये एक तरह का पोएट्री डिवाइस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे पोएट्री डिवाइस के बारे में, अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्लास में आपको पोएट्री डिवाइस के बारे में बताएंगे एंड देन हम आपका वो क्लासेस अब ऑनलाइन भी लेंगे। खेल फिलहाल तो ये एक फ्री वर्सेस था, लेकिन फिर भी हमने इसे 4 पार्ट में बाँटा हुआ है। तो सबसे पहला पार्ट जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिएगा स्क्रीन में दिख रहा है कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट मैंने लिया हुआ, इस फर्स्ट पार्ट में जो है पोएट क्या कर रहा है, विंड से कुछ करने की विनती कर रहा है, कुछ ना करने की विनती कर रहा है या करने की विनती, क्या करने की, ना करने की विनती। तो पोएट क्या करता है, पोएट क्या करता है, विंड से क्या करता है, पूछता है। तो क्या पूछता है, चलिए हम लोग देखते हैं, पूछता है या नहीं करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर आपके जो पोएट हैं, आपके हवा से, विंड से उसे कुछ बातों को ना करने को कहता है। जैसे वो कहता है कि विंड कम सॉफ्टली सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ सेल्फ, देन लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, यू ब्राउड रन अगेन। पोएट जो है विंड से कहता है कि अरे देखो, तुम इतने जोर से मत आओ, खिड़की इतने ज़्यादा, मतलब खिड़की को तोड़ो मत, ठीक है? मतलब जैसे ही हवा आती है, तेज़ हवा आती है, अगर आपकी खिड़की की कुंडी ना लगी हो, तो फिर वो एकदम धड़ पकड़ करके एकदम ग्रिल जो होता है, उससे मारता है, जिनकी वजह से क्या होता है, आपका विंडो जो है, खिड़की क्या हो सकता है, टूट सकता है, शीशा टूट सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उनको बोलता है कि देखो ज़्यादा तेज़ से मत आओ, वो धीरे से आओ, आराम से आओ, ताकि मेरा खिड़की भी बचा रहे। और देखो जैसे तुम आते हो, मेरे पूरे पेपर्स को क्या कर देते हो, स्कैटर्स कर देते हो, इधर-उधर बिखेर देते हो। मेरे बुक में जो शेल्फ रहता है, शेल्फ में जो बुक रहता है, उन सारे को भी तुम क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। कृपया करके उन सबको इस तरह मत फेंको। देखो तुम्हारे वजह से अब क्या हो रहा है, मेरे किताब के पेजेस क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। कृपया करके तुम ये सब करना बंद कर दो। तो पोएट जो है विंड से विनती कर रहा है कि वो जोर से ना आए, वो सॉफ्टली आए, मतलब धीरे से आए, ठीक है? और वो उन्हें ये बोल रहा है कि खिड़की को ना तोड़े और पेपर को इधर-उधर ना बिखेरे, ठीक है? और ये भी बोलता है कि वो उनके सेल्फ से उनका बुक जो है, क्योंकि तेज़ हवा चलती है, कभी-कभार खिड़की खुला रहे, दरवाज़ा खुला रहे, तेज़ हवा आती है, तो फिर क्या हो सकता है कि जो भी आपका सेल्फ है, छोटा हो, बड़ा हो, तो वो गिर सकती है या उसमें जो किताबें हैं, फड़फड़ा करके नीचे गिर सकती है। तो वो बोल रहा है कि कृपया करके ये ना करें। टेबल पे आपका बुक है, तो वो इधर-उधर क्या हो सकता है, उड़ सकता है। तो वो उन्हें बोलता है कि कृपया करके ये आप ना करें। और ये भी बोलता है कि जब कभी भी इस तरह की तेज़ हवा आती है, तो साथ में ये बरसात भी होती है, तो उन्हें ये बोलता है कि देखो, तुम जो इतने तेज़ बह रहे हो, तेज़ आने के बहने की वजह से देखो, बरसात भी आना शुरू हो गया है। तो ये है आपका ये पहला स्टैंजा, मैंने जिसे पहला भाग आप बोल सकते हो, फर्स्ट ग्रुप, जिसमें मैंने इसे ये बताया गया है, बताने की कोशिश की है कि इसमें पोएट जो है आपके विंड को कुछ ना करने के लिए विनती करता है। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, इतना आपको जो दिख रहा है आपके स्क्रीन में, ठीक है? इसमें क्या करता है, आपके पोएट विंड को कुछ, मतलब व्हाट विंड कैन डू, और विंड क्या कर सकता है और विंड यहाँ क्या कर रहा है, उन सारे का बात को यहाँ पे ज़िक्र कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ उन्होंने ये डिफाइन किया है कि व्हाट विंड कैन डू, विंड क्या कर सकता है, इस चीज़ का उन्होंने क्या किया है, डिफाइन किया है, व्हाट विंड कैन डू, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो इन 4-5 लाइन में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि विंड क्या कर सकता है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग एट poking fun at weaklings, frail crumbling house, crumbling doors, crumbling raptors, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, and crumbling hearts. और भी कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम,
ऑल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये हवा, तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो और कमज़ोर लोगों को उसका मज़ाक उड़ाते हो, और तुम घर को भी तोड़ते हो, दरवाज़ा को भी तोड़ देते हो, रैफ्टर को भी तोड़ देते हो, लकड़ी को भी तोड़ देते हो, और किसी किसी के शरीर को भी तोड़ देते हो। कई प्रकार तो आप किसी के जीवन को भी हर लेते हो, और कई प्रकार के आप कभी-कभार किसी के दिल को भी क्या कर देते हो, तोड़ देते हो। तो पहला चीज़ तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके विंड जो है क्या कर रहा है, पोकिंग फॉन्डेंट विंग्स। दूसरा क्या कर रहा है, क्रम्बलिंग हाउस। तीसरा क्या कर रहा है, क्रम्बलिंग डोर। चौथा क्या कर रहा है, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड। ये हो गया फिफ्थ आपका, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लीव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। ये जरूर पूछेगा आपके क्वेश्चन में, आ सकता है कि आपके पोएम क्या-क्या कर सकते, मतलब आपकी हवा क्या-क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि आपके जो क्या बोलते हैं, विंड है, हवा है, वो वीकलिंग्स मतलब जो कमज़ोर हैं, उन सारे लोगों पे, उन सारे लोगों का मज़ाक उड़ाता है। और जो कमज़ोर घर होते हैं, उन सारे घर को क्या कर देता है, तोड़ देता है, उनके दरवाज़े को तोड़ देता है। और रैफ्टर का मतलब होता है आपके घर का जो बीम होता है, जो कि आपका छत जहाँ बना के रखते हैं, जो छत का जोर जिस बीम पे, जिस लकड़ी पे पड़ता है, उसे हम रैफ्टर बोलते हैं। यहाँ पर उसी को डिफाइन किया गया है। तो उस रैप्टर को भी क्या कर देता है, अगर उस रैप्टर को ही तोड़ देगा, पूरा का पूरा घर तहस-नहस हो जाएगा। और साथ ही उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सारे लोग को भी वो क्या कर सकता है, मार सकता है। अगर मान लो आंधी-तूफ़ान आ गया और उसमें आप दब गए, तो ये क्या करता है, बॉडीज़ को भी कभी-कभार क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा तोड़ सकता है, और किसी के जीवन को भी क्या कर सकता है, ले सकता है। और कभी-कभार आपकी जो हवा क्या है, किसी की कमज़ोर दिलों को बहुत ज़्यादा डरा सकती है, ठीक है? अगर आपकी आंधी-तूफ़ान तेज़ हवा चल रही है, खिड़कियाँ खोल दो, तो कभी-कभार लगेगा कि ऐसा आपको अंदर ही अंदर दिल में क्या हो जाएगा, डर बैठ जाएगा कि कहीं ये घर टूट ना जाए, कहीं ये खिड़की टूट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ऐसा लगने लगता है। तो वो आपको अंदर से भी तोड़ने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये लास्ट लाइन को देखिएगा, इस लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम एलो देम ऑल। अब यहाँ पर विनोज का मतलब होता है, जब कभी-कभार हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप ये स्क्रीन में देख लीजिएगा, मैं आपको पिक्चर डाल दूँगा कि जिस तरीके से मतलब धान को, या धान और भूसा को अलग किया जाता है। मतलब हम सूप से ही ऐसे नीचे गिराते हैं, और जो भी आपका जो भूसा होता है, वो थोड़ा उड़ करके बगल चला जाता है, और धान जो है, जो भारी चीज़ होता है, वो किसी किसी चीज़ को नुकसान, हवा से नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता, वो नीचे अपनी जगह पे गिर जाता है। जो नुकसान जिनको पहुँचता है, वो है उस भूसा को, जो नीचे गिरने के बजाय हवा उसको उड़ा के कहीं लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़िक्र यहाँ पे किया गया है। तो इस चीज़ के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया मैं आपको वो बताया। तो ये क्या करता है, विंड जितने भी भूसे होते हैं, जितने भी कमज़ोर होते हैं, जितने भी मतलब बोल सकते हैं कि जो लड़ने की क्षमता नहीं रखता है, उन सारे को वो क्या कर सकता है, क्रश कर सकता है, तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, उन्हें कहीं भी ले जा करके फेंक सकता है। जैसे कि हम धान और भूसा को देखते हैं, धान नीचे गिर जाता है, लेकिन भूसा, उसकी जो भूसा होती है, वो भूसा कहीं उड़ करके के चला जाता है, क्योंकि हवा उसे उड़ा करके लेके चला जाता है। तो ये था आपका सेकंड वाला ग्रुप, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि हवा क्या-क्या कर सकता है। हवा क्या-क्या कर सकता है, ये चीज़ को भूले नहीं। ये इन 5 लाइनों में बताई गई है। नेक्स्ट हम आते हैं, और इस नेक्स्ट में अगर आप देखोगे, तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हम क्या कर सकते हैं, कि अगर हमारे हमारे साथ हवा इतनी सारी बुरी कार्य को करता है, या फिर आप बोल सकते हैं, हम मतलब हवा जब इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये हमारे घर को बिगाड़ता है, हमारे दिलों को कमज़ोर बना सकता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, तो हम क्या करें? दैट मीन्स हम तीसरे ग्रुप में ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू टू फाइट विद विंड। हम विंड से लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस ग्रुप में देखते हैं। सो लिखा गया, सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आंसर यहाँ पे दिया गया, आपके पोएट ने दिया है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। तो ये कहता क्या है कि हमें सबसे पहले तो एक सबसे मजबूत घर क्या करना है, बनाना है। दूसरा, हमें क्या करना है, अपने डोर को इतने अच्छे तरीके से क्या करना है, जॉइंट करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना उसे तोड़ने की कोशिश करे, उस दरवाजा को तोड़ ना सके। और हमें हमेशा अपना बॉडी को क्या करना, फिर्म, मजबूत रखने की कोशिश करना। दैट मीन्स हमें प्रैक्टिस टू फिर्म द बॉडी, हम अपना बॉडी को मजबूत रखने के लिए हमें हर दिन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कभी-कभार आप देखोगे लड़के लोग जिम करते हैं, जिम में जाते हैं, अपना बॉडी बनाते हैं। क्यों? अपना बॉडी को मजबूत बनाने के लिए उन लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन जाते हैं, या फिर एक दिन में ही उसका पूरा बॉडी बन जाता है, ढांचा बन जाता है। बिल्कुल नहीं, उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये बोल रहा है, पॉइंट बोल रहा है कि हमें भी प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? जिम के लिए प्रैक्टिस नहीं करना, हमें फिर्म रहने के लिए, टिकाऊ रहने के लिए, हमें अपने आप को टिकाऊ बनाना है। चाहे कोई कुछ भी कितना कर दे, हमें अड़े रहना है, टिके रहना है। इन सारे चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, कभी भी हार नहीं माननी है। इस चीज़ में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये तीसरा चीज़ है। और ये भी बोल रहा है, और चौथा में बोल रहा है कि हमारा हार्ट हमें स्टेडफास्ट रखना है। चौथा चीज़ हम क्या कर सकते हैं? हम इस पैराग्राफ में, इस ग्रुप में ये बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? हम
हवा से लड़ने के लिए। तो पहला चीज़ है अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, दूसरा चीज़ है अपने डोर को मजबूत बनाओ, तीसरा चीज़ है अपने शरीर को मजबूत बनाओ, चौथा चीज़ है आप अपने हार्ट को मजबूत बनाओ। अगर आप इन चारों चीज़ को करते हैं, तो फिर बोल रहा है क्या कि द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर ये 4 चीज़ अगर आप कर लेते हैं, तो हवा आपका फ्रेंड बन सकता है। कहने का मतलब यहाँ फ्रेंड का मतलब है कि वो चाय पीने वाला दोस्त नहीं, वो बाज़ार जाने वाला दोस्त नहीं, या फिर वो ऐसा दोस्त नहीं जो कि आपकी दुःख या मुसीबत को समझ सके। पर ऐसा दोस्त की यहाँ बात हो रही है कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। दैट मीन्स चाहे वो जितना भी वो प्रयास कर ले, अगर आप इन चारों चीज़ को कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो फिर कभी भी आपका हवा जो है आपका कुछ बिगाड़ बिल्कुल भी नहीं सकता है। इसका फ्रेंड, इस फ्रेंड का मतलब ये हो गया। इस फ्रेंड का मतलब ये नहीं हुआ कि फ्रेंड है तो फिर ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये फ्रेंड नहीं है तो आपके घर में ये ज़ोर-ज़ोर से हवा नहीं ढकेलेगा, ठीक है? फ्रेंड का मतलब नॉर्मल आप समझते हैं, फ्रेंड है तो मतलब वो हमारा हमको डाँटेगा नहीं, हमको बोलेगा नहीं, ठीक है? ऐसा कोई बात नहीं है। पर यहाँ फ्रेंड का मतलब है कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ये हम देखने पाए हैं इस तीसरे ग्रुप में। अब लास्ट ग्रुप में हम देखेंगे, तो लास्ट ग्रुप में हमें क्या सीखने को मिलता है, हम ये चीज़ को देखेंगे। तो लास्ट ग्रुप में हमें सीखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए हम इस थर्ड ग्रुप में अपने आप को इन चारों चीज़ को हमने अपना लिया, तो हमें क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है? सबसे पहला चीज़ तो हमने उधर ही देख लिया कि हमारा विंड जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दूसरा ये भी बोला गया कि अगर हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर क्या होगा? ठीक है? सबसे पहला चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि द विंड ब्लोज़ आउट वीक फायर्स। ठीक है? यहाँ 2 चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक वीक फायर और यहाँ स्ट्रॉन्ग फायर, 2 चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट किया गया। कॉन्ट्रास्ट किया गया कहने का मतलब कंपेयर किया गया है कि जब कभी भी अगर जो हवा थोड़ी-थोड़ी चलती है, थोड़ा-थोड़ा जलती है और अगर उस हवा को थोड़ा-सा भी हवा लग जाता है ना, तो ये बुझ जाती है। लेकिन जो हवा एकदम, जो हवा नहीं, जो फायर, जो आग सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दहक रहा होता है, उस हवा में चाहे पानी डाल दो या चाहे जितना आप हवा उसमें फ़ोर्स जितना भी आप लगाओ, लेकिन फिर भी हवा वो जो फायर है, वो कभी भी नहीं बुझ सकता है। लेकिन वहाँ क्या होगा, अगर जहाँ पर फायर स्ट्रॉन्ग है, अगर हवा वहाँ चल गया, तो क्या होगा, हवा और ज़्यादा वहाँ पर दहकना शुरू हो जाएगी। जितना हवा लगेगा, उतना दहकना शुरू करेगा। कभी-कभार आप देखे होंगे, कहीं पे भूसा में आग लग गया या किसी घर में आग लग गया, तो उसे हवा से नहीं बुझाया जाता। हालाँकि वीक फायर जो है हवा से बुझ जाती है, लेकिन आप सोचोगे अच्छा क्या बोलते हैं, फायर तो हवा से बुझ ही जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ वीक फायर जो है, जो फायर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे कैंडल। कंडल में उतनी आग नहीं होती, आप उसे नॉर्मली फूँक दो, तो वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। लेकिन अगर जो वही घर में अगर आग लगी हो, एक पूरा घर में आग लगी हो और सोचोगे अच्छा कैंडल को तो मैंने फूँक करके बुझा दिया, तो क्या मैं इसे भी फूँकूँगा तो बुझेगा? नहीं, उसमें जितना हवा जाएगा, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, जलेगा। यहाँ रोर एंड फ्लोरिश का मतलब यही होता है कि ही यहाँ पर किसको डिफाइन किया गया है? विंड को डिफाइन किया गया, स्ट्रॉन्ग विंड को, ठीक है? स्ट्रॉन्ग विंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फायर को क्या करता है? रोर एंड फ्लोरिश कर देता है। कहने का मतलब है, ये विंड जो है अगर स्ट्रॉन्ग फायर की तरफ वो उड़ जाएगा, तो ये इसको और ज़्यादा उकसा देता है और ये और ज़्यादा आग उसमें दहक जाती है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है, ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गई कि कवि ने फायर को कैसे कॉन्ट्रास्ट किया है, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, किनका फ्रेंडशिप गुड है? हिज फ्रेंडशिप, यहाँ वापस से विंड को ही डिफाइन किया गया है। विंड का फ्रेंडशिप काफ़ी गुड है, काफ़ी अच्छा है, वी प्रेज़ हिम एवरी डे। ये हम तब प्रेज़ कर पाएँगे जब हम ये 4 चीज़ को अपने जीवन में अपनाएँगे। ये जो भी यहाँ दिख रहा है आपको, ये 4 जो मैंने यहाँ दिया है, ये 4 अगर आप अपनाएँगे, तब कहीं जा कर के सबसे पहला तो ये चीज़ कि आपका विंड जो है आपका फ्रेंड बनेगा। दूसरा ये चीज़ कि उसका जो फ्रेंडशिप होगा काफ़ी अच्छा होगा। फ्रेंडशिप कैसे अच्छा होगा कि वो आपके घर को बिल्कुल भी नहीं गिरा सकता और आप अच्छे हैप्पी अच्छे रहेंगे, ना आप उसके बारे में गलत सोचोगे, ना कुछ करोगे। और साथ ही साथ कभी-कभार आप जो है हवा को, जितना तेज़ हवा चलेगा, आप जानते हो मेरा घर नहीं गिरने वाला, आप उस हवा का आनंद लोगे। तो ये था आपके एक्सप्लेनेशन, आपके पोएम का एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये था नॉर्मली, अगर आपको बोला कि आप जो है समराइज़ करो कविता का, तो आप इस तरह समराइज़ कर सकते हैं, जो मैंने अभी समराइज़ किया। कुछ भी आपको अलग से कुछ ऐड करने की उतना ज़रूरत नहीं है। समरी में हम कुछ ऐड नहीं करते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। बस जो कहानी है, जो स्टोरी है या जो पोएम है, उस पोएम का जो तथ्य है, जो थीम है, सेंट्रल थीम ऑफ द आइडिया है, हम पोएट के वर्ड्स के आधार से ही उसको अपने कॉपी में या अपने आंसर में हम क्या करते हैं, डालते हैं। अपने किसी भी तरह का ओपिनियन नहीं रखते हैं। लेकिन जब तक हम इस कविता का क्या मतलब है, क्या सार है, अगर ये नहीं जानेंगे, ये नहीं समझेंगे, तो फिर इस कविता को आज पढ़ना या आज आपको समझाना व्यर्थ होगा। तो यहाँ पर जो कविता, ये जो दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। ये कविता एक सिम्बोलाइज़ है। सिम्बोलाइज़ है कहने का मतलब इसे बस दर्शाया गया है, ठीक है? एक निशान के तौर पे। तो क्या का निशानी है ये? ये निशानी है हमारे लाइफ़ में आने वाले मुसीबतों का, हमारे लाइफ़ में आने वाले हर स्ट्रगल्स का, हर ऑब्स्टेकल्स का। कई प्रकार के हमारे लाइफ़ में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, जो कई प्रकार हमें अंदर से तोड़ करके रख देते हैं। हमारे लाइफ़ में ऐसे मुसीबत आएँगे, जो हमें कई प्रकार से तोड़-मरोड़ करके रख जाएँगे और आप सोचोगे कि चलो छोड़ो, ये क्या करेगा? हम कई बार आप सोचोगे कि ये मुसीबत हमारे लाइफ़ से चली जाए।
लेकिन मैं बता दूं बच्चों, कभी भी मुसीबत आपके लाइफ से नहीं जाती है, उसे आपको अपने लाइफ से निकालना पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा। लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो कुछ देर की ही बात है, मुसीबत है, वो चला जाएगा। लेकिन मुसीबत नहीं जाती है बच्चों, जब तक आप उससे लड़ोगे नहीं, वो आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। और अगर मुसीबत से आप नहीं लड़ोगे, तो वो आपको क्या कर देगा, वो छोटी सी चिंगारी की तरह बुझा देगा। तो आपको क्या बनना है, आपको बड़ी चिंगारी बनना है, जो कि हवा जितना चले, जितना लोग आपको धिक्कारे, जितना लोग आपको रोकने की कोशिश करें, उतना आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको पता है, आपने स्टोरी सुना है सुमन की स्टोरी, तो उसमें भी यही बात को दिखाया गया, यही चीज को दर्शाया गया, हिम्मत नहीं हारने की। कई बार हम बच्चों को यही चीज को दिखाने की कोशिश की जाती है। आप लिटरेचर बुक को खोल के देख लीजिए, कहीं भी हमें यही चीज को दिखाया जाता है, यही चीज को समझाया जाता है कि हमें अपने मुसीबत से लड़ना है, बस इतना। कई बार क्या होता है कि आप सभी बच्चे जो है, आप अपने मुसीबत से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते हैं। थोड़ा बहुत लड़ लिए, इसके बाद फिर आप चाहते हैं कि कोई आपको हेल्प करे। आप चाहते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं, आप अपने आप को ऐसे दिखाने लगते हैं जैसे कि नहीं अब मैं लाचार हूँ, मेरे से नहीं होने वाला, नहीं अब मैं कमजोर हूँ, मेरे से नहीं होने वाला, नहीं अब मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं समझ नहीं रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। आप कई बार ऐसे अपने आप को सोच लेते हो। लेकिन ये विंड पोएम आपको बोल रहा है कि जितना आप अपने आप को कमजोर समझोगे, उतना आपको ये तोड़ेगा। जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि वो घर को, दरवाजा को, उसके बीम को, ठीक है, नींव को, सारे चीज को वो हिला देता। क्यों हिला देता? क्योंकि नींव मजबूत नहीं है, क्योंकि घर और दरवाजा सही से मजबूत नहीं है, तो वो सब चीज वो तोड़ देता है। तो अगर यहाँ पे पोएट मतलब विंड को बोल रहा रुकने के लिए, लेकिन तब भी ये नहीं रुक रहा था, तो इन्होंने अपनी इस ट्रेजेडी को क्या किया, बदल दिया। ठीक है, क्या बदला कि चलो ठीक है, तुम नहीं सुनोगे, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपना घर को क्या कर दूंगा, मजबूत बनाऊंगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है बच्चों कि आपको क्या करनी है, अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है, सामने में आपके सामने प्रॉब्लम है, तो कभी भी आपको उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के जैसा नहीं देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा, रुको देख लो। तुम जितना मुझे कमजोर बनाने की कोशिश करोगे, मैं उतना ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाऊंगा। तुम्हें लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ, कमजोर नहीं हूँ, मैं तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। अगर आप खुद के ऊपर ये ठान ले, तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा अपने प्रॉब्लम से बाहर आने में, मुसीबत से, प्रॉब्लम से बाहर आने में। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने ना दे। आखिरकार वो हारता वही है जो खुद को कमजोर समझता है। कमजोर है, आप कमजोर है इसलिए नहीं हारते हैं, आप हारते इसलिए हैं क्योंकि आप मान लेते हो कि आप कमजोर हो। ठीक है? अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की इतनी ज़्यादा ये नहीं है, कोई हेल्प करे या ना करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद लड़ूँगा। तो इससे क्या हो सकता है, जो भी मुसीबत प्रॉब्लम्स होगा ना, वो लगेगा, वो प्रॉब्लम अब आपको लगने नहीं लगेगा। आपको लगने लगेगा ये तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है, वो आसानी से आप उसे पार कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, शायद आज आपको इस कविता का सही मतलब समझ में आ गया होगा। हालाँकि ये सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते होंगे, ये शायद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बोलते हैं, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ते होंगे, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे मार्क के लिए या एग्ज़ाम में अव्वल नंबर लाने के लिए मत पढ़ना, क्योंकि हर एक स्टोरी में, हर एक कविता में एक मोरल स्टोरीज़, एक लेसन ज़रूर छुपाया गया है। उस लेसन को सीखने की कोशिश कीजिए, वो लाइफ़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कहीं भी क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी जॉब में क्यों ना हो, लिटरेचर की किसी भी स्टोरी, किसी भी पोएम आपको आपके जीवन में सर्वाइव करने में, हर मुसीबत से बाहर निकलने में, आपको डिसीज़न लेने में, हर तरीके से आपको ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो मेरे ख़्याल से बच्चों, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, और अगर तब भी ना समझ में आया हो, कृपया करके कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा और आप सभी को इसका और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा। बस इतना याद रखना, आप हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, और ना ही आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना। अब पढ़ाई करना तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप बेहतर जीवन जी सके, इसके लिए आप पढ़ाई करो, इसके लिए आप हर चैप्टर को करो, इसके लिए आप उस चीज़ से उस चैप्टर में ढूँढो कि इस चैप्टर में मेरे लाइफ़ में मतलब ज़रूरत की जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है इस चैप्टर में। आप उस चीज़ को ढूँढोगे, देखना एक दिन अगर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएँगे, वो आराम से आप कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर के, नहीं मेरे को एग्ज़ाम में पास करनी है, नहीं मेरे को इस स्टोरी को समझना है, जानना है, ऐसे सोच करके कर लेते हैं। इस वजह से कई बार जो स्टोरी होती है, वो स्टोरी भी आप भूल जाते हैं। उस स्टोरी का जो सारांश होता है, वो सारांश को भी आप भूल जाते हैं। तो बेहतर है कि आप ये ना करें, आप हमेशा ये सोचें कि मेरे को इस स्टोरी से, इस पोएम से क्या सीखने को मिला, या फिर क्या सीखने को मिलता है। अगर नहीं भी मिलता तो उसे ढूँढने की कोशिश करो कि इस पोएम से मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है। आप इस चीज़ पे ध्यान करें, इस चीज़ पे फोकस करें, आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका आंसर एंड क्वेश्चनिंग ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। फिलहाल आज का क्लासेस ये फिनिश हो जाती है, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए लगन के साथ और सीखते रहिए अपने आचार्य विकास सर से।